नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा का विषय है, क्या दलित अस्मिता की राजनीति स्वतंत्र चिंतन में बाधक रही है। हालांकि दलित राजनीति एक मिशनकारी राजनीति की तरह कार्य करती आ रही है। उसकी अपनी विचारधारा भी रही है, महापुरुषों को प्रतीक के रूप में भी अपनाती रही है। लेकिन कभी कभी लगता है कि दलित राजनीति दलित चिंतन की परंपरा को उपयोग में तो लाती है, लेकिन चिंतन में कुछ नया नहीं जोड़ पाई है। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ प्रोफेसर भूरेलाल सर हैं। इनसे अनुरोध है कि कृपया प्रकाश डालें। देखा जाए तो अगर दलित अस्मिता की राजनीति के इतिहास पर हम नज़र डालें तो सबसे पहले 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जो आदिधर्मी आंदोलन है उसके तहत स्वामी अच्युतानंद आते हैं। स्वामी अच्युतानंद के आदिधर्मी आंदोलन के दो विंग हैं। एक तो धार्मिक अस्मिता का धार्मिक अस्मिता के रूप में काम कर रही है और दूसरी विंग राजनीतिक हक अधिकारियों के लिए काम कर रही है। तो उन्होंने एक तरह से दलित ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ही दलित राजनीतिक आधार निर्मित किया था। उसको लेकर बहुत दिक्कतें नहीं आ रही हैं। हालांकि एक तरह से धार्मिक अस्मिता का आंदोलन और दूसरी तरफ जो है राजनीतिक हक अधिकार का आंदोलन, दोनों जो है मुकम्मल स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन यह है कि दोनों अपनी ऐतिहासिक परंपरा से कटे भी नहीं है। दोनों अपनी ऐतिहासिक परंपरा के भीतर भी चलते रहे हैं। उसके समानांतर डॉक्टर अंबेडकर की राजनीति चलती है। डॉक्टर अंबेडकर भी दलित अस्मिता की राजनीति ही करते हैं और उन्होंने जो है एक तरह से उनकी जो राजनीति का आधार है, वैचारिक या चिंतन का जो आधार है, वो बहुत स्पष्ट नहीं लगा। वो लोकतंत्र और जो है लोकतंत्र की बात करते हैं। जैसे वो एक जगह कहते हैं कि मेरी आस्था लोकतंत्र और मानवतावाद में है। तो लोकतंत्र और मानवतावाद में उनकी आस्था है, लेकिन इसी लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के लिए जो वो राजनीति कर रहे हैं, माने एक तरह से दलितों के जो मानवीय लोकतांत्रिक पहचान के लिए, दलितों की पहचान का जो राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, उसका वैचारिक आधार जो बहुत स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। वो पाश्चात्य जगत में पढ़े लिखे थे, पाश्चात्य मूल्यों से प्रभावित थे और खास रूप से पाश्चात्य जो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उस क्रांति के आदर्शों मूल्यों से भी प्रभावित थे और उसी के अनुरूप जो है इस देश में वो क्रांति करना चाह रहे थे। लेकिन अगर जो है वो पाश्चात्य मूल्यों और विचारों और चिंतन की साथ साथ जो अगर दलितों की ऐतिहासिक चिंतन का भी सहयोग लेते तो मेरे ख्याल से वह राजनीति जो है अपने ठोस ऐतिहासिक सांस्कृतिक जमीन से जुड़ी रहती और वह राजनीति अपने मुकम्मल स्तर को छूती भी जो है। लेकिन हुआ क्या कि वह जो है जैसे ये बहुत चीज़ें ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि अगर बिना सांस्कृतिक हुए आप राजनीतिक नहीं हो सकते हैं। तो यह कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो दलित अस्मिता की राजनीति है, उसकी जो वैचारिक सांस्कृतिक जो है धरातल है, वह जो है हमें बहुत क्षीण नज़र आता है। इसलिए वो दलित अस्मिता की राजनीति जो है ऐसे लगता है जैसे वो पाश्चात्य विचारों या कुछ और जो है बुद्ध अगर वगैरह आदि की जो विचारधारा से एक तरह से दलितों से पराई परंपरा लगती है, पराई परंपरा है भी जो है, तो उससे जो है वो प्रभावित होकर के राजनीति करते हैं। तो एक तरह से ये जो दलित अस्मिता की राजनीति है, चिंतन का उपयोग तो करती है जो है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जो दलित अस्मिता की राजनीति है वो दलित चिंतन की परंपरा का न तो अन्वेषण करती है, ना उसका उपयोग में लाती है, बल्कि वो पाश्चात्य आदर्शों मूल्यों के आधार पर और कुछ जो है जैसे उन्होंने कहा कि बुद्ध जो है एक तरह से लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत करने वाले जो है, माने एक तरह से भारत में लोकतंत्र की जो प्राचीनतम परंपरा है वो बुद्ध की परंपरा के रूप में है। जबकि देखा जाए तो बुद्ध की परंपरा जो है वो ठीक है, कुछ कार्य प्रणाली में कुछ लोकतांत्रिक चीज़ें दिखती हैं कार्य व्यवहार में, लेकिन वो चिंतन प्रणाली कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो है ये कहीं ना कहीं वो एक चिंतन के स्तर पर वो ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की दलित राजनीति जो है दलित चिंतन की परंपरा को जो है बहुत मुकम्मल रूप में माने ना तो लाती है, अन्वेषण करती है, ना उसे आधार बनाती है। इसलिए वो राजनीति ऐसे लगती है जैसे वो आधारहीन राजनीति जैसे लगती है। उसके बाद जो है डॉक्टर अम्बेडकर का के अध्ययन के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर का अध्ययन करके और पहले मानवर काशीराम जो है
साहब काशीराम जो है डॉक्टर अम्बेडकर का अध्ययन करते हुए उनकी प्रेरणा से जो है दलित अस्मिता की राजनीति लाते हैं। वो बहुजन आंदोलन और बहुजन राजनीति के रूप में को लेकर के हमारे सामने आते हैं। और काशीराम साहब की ये विशेषता है कि वो एक तरह से भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तरह से संपूर्ण बहुजन जातियों को, जिन्हें हम दलित जातियां भी कह सकते हैं, तो SC ST OBC एंड उससे जो धर्मांतरित जो है अल्पसंख्यक जातियां हैं, वो सारी जातियों के जो है राजनीतिकीकरण पॉलिटिसाइजेशन का आंदोलन लेके आते हैं, उनके राजनीतिकीकरण का आंदोलन। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन, जो एक तरह से भारत की जो हाशिए की जातियां थी, जो कभी राजनीतिक रूप से हाशिए में थी, उन राजनीतिक रूप से हाशिए में रहने वाली जातियों को राजनीति के केंद्र में ले आते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो, जैसे मैंने कहा कि बिना सांस्कृतिक हुए राजनीतिक नहीं हुआ जा सकता। कोई भी राजनीति है वो जो है सतही नहीं होती है, वो हवा में नहीं चलती है, उसकी अपनी एक सांस्कृतिक जड़ें होती हैं, सांस्कृतिक आधार, मजबूत सांस्कृतिक आधार होता है। तो उन्होंने भी केवल डॉक्टर अम्बेडकर के आधार पर जो है उन्होंने बहुजन आंदोलन चलाने की कोशिश की, इसलिए उनकी राजनीति भी जो है कुछ सफलताएं तो मिली, लेकिन मुकम्मल रूप धारण नहीं कर सकी। पहले तो ये चीज़ है कि दुनिया की कोई भी राजनीति बिना धार्मिक पहचान के, बिना सांस्कृतिक आधार के नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया की जितनी राजनीतियां हैं, चाहे वो इस्लामिक राजनीति हो, इस्लामिक पॉलिटिक्स हो, या क्रिश्चियन पॉलिटिक्स हो, या इस देश में ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स हो, वो जो है एक तरह से अपनी धार्मिक जो है आधार के आधार पर ही अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई हैं। तो डॉक्टर साहब काशीराम भी जो है वह एक तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन को लेकर तो चलते हैं, लेकिन दलितों की धार्मिक पहचान और उनके सांस्कृतिक आधार को लेकर नहीं चल पाते हैं, इसलिए उनकी राजनीति भी मुकम्मल नहीं हो पाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को प्रतीक के रूप में, उनके चिंतन को, उनके विचार को, उनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल तो करती है साहब काशीराम की राजनीति, लेकिन दलित चिंतन का ना तो अन्वेषण करती है, ना दलित चिंतन में जो स्थित है उनके धर्म दर्शन की जो परंपरा है उसको लेके चलते हैं, ना पूरे सांस्कृतिक जो है आधार और अस्मिता को लेके चलते हैं, इसलिए उनकी राजनीति जो है मुकम्मल जो है नहीं बन पाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक की स्वामी अच्युतानंद, बाबू मंगूराम की जो एक तरह से जो दलित अस्मिता की राजनीति है, वो अपने इतिहास और परंपरा से जुड़ी हुई है। भले वो अपने इतिहास परंपरा को जो है मुकम्मल रूप में नहीं ला पाती है, धर्म दर्शन की खोज भी नहीं कर पाती है, हालांकि धार्मिक अस्मिता बनती है जो, लेकिन ये है कि वह अपने इतिहास परंपरा से मजबूती के साथ जुड़ी रहती है, हालांकि उसको चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचा पाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं तो पाश्चात्य आदर्शों के आधार पर राजनीति करते हैं जो है, और वो दलितों के ऐतिहासिक परंपरा को आधार, ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को आधार नहीं बना पाते। साहब काशीराम जो है अम्बेडकर की प्रेरणा से जो है और उनको प्रतीक बना करके जो बहुजन राजनीति करते हैं, वह भी जो है एक तरह से ऐतिहासिक सांस्कृतिक आधार को लेकर नहीं चलती है, लेकिन यह कि उसकी एक खासियत है कि सदियों से राजनीतिक हाशिए में रही जातियों को राजनीति के केंद्र में जरूर ले आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि दलित अस्मिता की राजनीति दलित चिंतन का कमोबेश इस्तेमाल तो करती रही है, महापुरुषों को प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल करती रही है, लेकिन वह राजनीति दलितों के ऐतिहासिक परंपरा, उसके पूरे सांस्कृतिक आधार और अस्मिता को एक मुकम्मल आधार के रूप में लेके नहीं चली है। इसलिए लगता है कि वो दलित चिंतन को अपनी ज़रूरत के अनुसार कमोबेश इस्तेमाल तो करती रही है, राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करती रही है, लेकिन दलित स्वतंत्र चिंतन की परंपरा को उसमें कुछ जोड़ने में समर्थ नहीं हो पाई। जी जी सर, इधर जो दलित अस्मिता की राजनीति की जो समस्याएं उभर के सामने आई हैं, हम देख रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि वह कांशीराम साहब के रूप में, उससे पहले स्वामी अच्युतानंद के रूप में संगठित रूप में आंदोलन कर रही थी, अपने हक और अधिकार को राजनीतिक नज़रिए से हासिल करने की भी कोशिश कर रहे थे, कुछ हद तक हासिल भी की। कांशीराम साहब के राजनीतिक आंदोलन ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता पे अपना कब्जा भी जमाया, लेकिन इधर के जो समय में हम देख रहे हैं कि उसका जो पराजय हो रहा है, उस पराजय से दलित कौम पे जो सामान्य नागरिक हैं वो हताशा के शिकार भी हो रहे हैं।
तो इसके जो मुख्य कारक कौन से रहे हैं राजनीतिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे, उनके जो प्रमुख तत्व हैं उस पे आप थोड़ा देखिए, दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर आप नज़र डालें तो चाहे इस्लामिक पॉलिटिक्स हो या क्रिश्चियन पॉलिटिक्स हो या हमारे देश में ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स हो, ये जो राजनीतियाँ रही हैं, ये राजनीति के लिए कभी अपने ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर अवसरवादी नहीं हुई है। लेकिन इधर साहब काशीराम की राजनीति बहुत बुनियादी राजनीति थी जो है, और ठीक है अपनी परंपरा को पूरे मुकम्मल रूप में लेके नहीं चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका सांस्कृतिक आधार विकसित होना शुरू हो गया था। लेकिन इधर जब मायावती जी आई जो है, तो उन्होंने जो है डॉक्टर अम्बेडकरवाद, जैसे वो बहुजन आंदोलन को लेके चल रहे थे, अब बहुजन आंदोलन अम्बेडकरवाद के प्रेरणा के रूप में, प्रतीक के रूप में तो ग्रहण कर रही थी, लेकिन वह जो है अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवाद का एक तरह से पुनर्भास नहीं कर रहे, पुनर्भास तो कर रही थी, पुनर्व्याख्या कर रही थी। कहने का मतलब ये कि रिवाइवल नहीं थी, अम्बेडकरवाद का रिवाइवल नहीं थी। बहुजन काशीराम साहब की जो बहुजन राजनीति है वो जो है अम्बेडकरवाद का रिवाइवल नहीं किया है, बल्कि अम्बेडकरवाद का बहुत हद तक मूल्यांकन भी किया है और उनकी कई चीज़ों को जो है मानने से मना भी किया। जैसे पहले ये कि यार जो विदेशी यार हैं उनको भारतीय मूल का मानना अम्बेडकर ने माना था, काशीराम साहब इसको नहीं मानते। दूसरी बात, दो जाति को उच्छेदन या उन्मूलन की बात करते हैं अम्बेडकर, लेकिन काशीराम जो है उससे उच्छेदन उन्मूलन की बात नहीं, बल्कि सभी जातियों को ऑर्गेनाइज करके उन्हें पावर में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो एक तरह से साहब काशीराम की जो राजनीति है, बहुजन राजनीति है, वो अम्बेडकरवादी राजनीति का रिवाइवल नहीं है, उसका पुनरुत्थान या पुनरुद्धार नहीं है, जो है वो नए सिरे की राजनीति है। लेकिन और धीरे धीरे सांस्कृतिक आधार भी लेके चल रहे थे। पुनः पैठ का भी जो उन्होंने स्वीकार कर दिया था, उसको भी धिक्कारा था, उस पर एक मुकम्मल पुस्तक भी लिखी थी, चमचा युग करके जो है, एनेरा ऑफ द स्टूपेज जो है करके जो है। तो उन्होंने एक तरह से वो राजनीति जो है बहुत नए तत्वों को लेके चल रही थी। ये बात अलग थी कि वो एक तरह से धर्म दर्शन के रूप में जो दलितों की सांस्कृतिक परंपरा है उसको पूरी तरह लेके नहीं चल रही थी। उसका कारण भी था क्योंकि जो बहुजन राजनीति के जो कंपोनेंट्स थे, एससी एसटी ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, वो विभिन्न धार्मिक जो है अस्मिताओं से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनको एक मुकम्मल धार्मिक अस्मिता के लिए उनके पास समय अवसर नहीं था कि उसको खोजते और एक कॉमन जो है धार्मिक अस्मिता लेके चलते। तो इसलिए वो जो इसको लेके नहीं चले, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित हो सकता था। लेकिन इधर जब काशीराम साहब के जाने के बाद जब राजनीतिक परिदृश्य में मायावती का उभार आता है, तो मायावती जो है उस बहुजन राजनीति को की जगह वो फिर अम्बेडकरवादी राजनीति को जो है फिर से लॉन्च कर देती हैं, यानी बहुजन राजनीति को पृष्ठभूमि में डाल देती हैं और अम्बेडकरवादी राजनीति को फिर ले आती हैं। जिस अम्बेडकरवादी राजनीति के आगे काशीराम साहब बहुजन राजनीति के लेके आए थे, मायावती उसी बहुजन राजनीति को पृष्ठभूमि में डाल देती हैं और अम्बेडकरवादी राजनीति फिर ले आती हैं। अम्बेडकरवादी राजनीति जो है एक तरह से उदारवादियों के झांसे में थी, उदारवादियों के सहारे वो जो है इस देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन और रूपांतरण करना चाहती थी, जिसमें उसे बुरी तरह विफलता मिली थी। मायावती को शायद जो है इसका इतिहास बोध नहीं था, नहीं तो इस तरह का काम नहीं करती। तो एक तो उन्होंने क्या किया कि एक तो अम्बेडकरवाद को फिर से जो है उन्होंने रिवाइव किया पॉलिटिक्स में, जो है जिसके अपने अंतर विरोध थे, उसकी अपनी विफलताएं थी, उसकी अपनी जड़ताएं थी। तो उन्होंने विफलताओं, जड़ताओं और जो है यथास्थवादी जो तत्व थे उनको लेकर के जो है उन्होंने राजनीति करना शुरू किया। तो एक तो ये समस्या थी, एक बड़ा अवरोध ये था। दूसरा अवरोध जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में नज़र डालें तो सारी राजनीतियाँ जो है वो इस हद तक अवसरवादी नहीं रही हैं कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा की कीमत पर राजनीति करें। लेकिन मायावती ने जो क्या किया कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा की कीमत पर ही राजनीतिक लाभ लेना शुरू किया। मैंने एक तरह से सत्तावादी राजनीति के दौर में प्रवेश किया। और सत्तावादी राजनीति के दौर में जब आप प्रवेश करेंगे और सत्तावादी राजनीति के चलते जो अवसरवादी होंगे, तो निश्चित है कि आपकी राजनीति का जो बुनियादी आधार है, उसकी बुनियादी जड़ें हैं, उसे आप निश्चित रूप से उखड़ जाएंगे। जी, ये सर जो आपने सैद्धांतिक बातों को रखा है, लेकिन जो आज का जो सामाजिक वातावरण बन रहा है राजनीति को देखने समझने का, और एक बड़ा हुजूम जो कांशीराम साहब के साथ चलने की कोशिश कर रहा था, उनके आंदोलन में शरीक भी हो रहा था, वो आज कहीं ना कहीं
अस्मितावादी राजनीति से कटा हुआ नजर आ रहा है। और तो इसके क्या वो सामाजिक कारण रहे हैं, इस पे इसका कारण ये रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो राजनीति थी वो भी समझौतेवादी राजनीति थी, और विभिन्न शक्तियों से उस समय जो दुष्ट शक्तियाँ थी, चाहे वो जो है रूढ़िवादी शक्तियाँ थी, रूढ़िवादी शक्तियों के साथ तो उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसके बाद जो प्रगतिशील शक्तियाँ थी, यानी जो उदारवादी शक्तियाँ थी दूजों की, उनसे समझौता किया उन्होंने। उदारवादी शक्तियों के भी झांसे में थे। तो एक तरह से वो जो राजनीतिक प्रयोग किए थे, पॉलिटिकल जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक तरह से वो राजनीतिक अवसरवाद में बदले थे। और उसी के कारण जो है वो दलितों की एक आधारभूत बुनियादी स्वतंत्र राजनीतिक आधार निर्मित नहीं कर पाए, दलितों का स्वतंत्र राजनीतिक आधार निर्मित नहीं कर पाए थे। एक तरह से उनके राजनीतिक प्रयोग जो है राजनीतिक अवसरवाद के रूप में रिड्यूस हो गए थे, सीमित हो गए थे। तो वही काशीराम साहब जो है उस राजनीतिक जो है प्रयोग से आगे जो है एक बुनियादी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन मायावती क्या किया कि फिर उसी अम्बेडकरवाद जो एक तरह से पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, उसी तरह के जो है डॉक्टर अम्बेडकर की तरह ही मायावती भी उसी तरह पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। यानी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो एक तरह से पॉलिटिकल जो ओकेजनशिप है, जो एक तरह से राजनीतिक अवसरवाद है, उन्होंने एक तरह से बुनियादी राजनीति को अवसरवादी राजनीति में परिणत कर दी। और उसके कारण समाज भी जो है एक तरह से गुमराह हो गया। जो है तो समाज जो है आज जो है दोराहे पर खड़ा हुआ, वो समझ नहीं पा रहा कि बुनियादी राजनीति और अवसरवादी राजनीति में से उसे किस रास्ते को चुनना चाहिए, और वो कंफ्यूज है कि किस रास्ते को चुनना चाहिए और कौन रास्ता उसके हित में है, ये वो चुनाव नहीं कर पा रहा है। जी, आज की चर्चा में हम लोग गंभीर मुद्दों पे बात किए हैं। आगे इसके और भी खंड पे विमर्श होंगे, नए जो मूल्य उभर के सामने आ रहे हैं उस पे भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ हम आज की बातचीत का समापन करते हैं। धन्यवाद।